अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले हम सवाल देख लेते हैं। कुछ सवाल आए हैं। सर, बाय होम जॉइंट प्रोमिसेस मस्ट बी परफॉर्म का लास्ट पॉइंट बता दें। ठीक है, चलें। सर, कल का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ। यार, ये तुम पता करो। जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम देख रहे हैं ना इस रिकॉर्डिंग के, अब आप अगर कराची से हो तो कराची में तो ये एसआर वाले में जो बैठते हैं ये लोग देख रहे हैं। बाकी किसी और दूसरे शहर से हो तो वहां पे देखो, जो भी आईसीएमए के रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो कि आपसे कांटेक्ट में होंगे, पता करो कि कल का लेक्चर रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा, सर बाय होम जॉइंट प्रोसेस मस्ट बी परफॉर्म में पॉइंट 2 का सेकंड पैराग्राफ इन केस ऑफ डेथ एक्सप्लेन कर दे। मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरा ही एक्सप्लेन कर देता हूँ वो। बाकी और किसी को कोई सवाल है? देखिए जी, थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दोबारा दे देता हूँ। कल हमने बात करी थी कि हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस। तो हमने ये बात करी थी कि पहली बात तो हमने बात कर ली थी थोड़ी बहुत कि जॉइंट प्रोमिसेस क्या होते हैं। तो वहां पे हमने कहा था कि एक से ज्यादा प्रोमिसी, एक से ज्यादा प्रोमिसर्स हो, कोई भी शेप हो, तो इनको हम कहते हैं कि जॉइंट प्रोमिसेस होते हैं। ठीक है। फिर हमने इसमें बात करी थी हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस, के कौन परफॉर्मेंस जो है वो कर सकता है। ठीक है। तो हमने देखा था कि जॉइंट प्रोमिसेस की सूरत में तमाम प्रोमिसेस मिल के परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं, अकेले कोई भी प्रोमिसी परफॉर्मेंस को डिमांड नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने एक कॉन्ट्रा इंटेंशन की भी बात करी थी कि अगर लॉ ने रिलीफ दिया हुआ था, आपने किसी को नॉमिनेट किया हुआ है, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर आपने किसी को नॉमिनेट नहीं किया तो तमाम प्रोमिसेस मिलके करेंगे। और अगर कोई प्रोमिसी की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाकी के सर्वाइवल प्रोमिसेस के साथ मिल के परफॉर्मेंस को डिमांड करेगा। ठीक है। अकेला कोई नहीं कर सकता क्योंकि ज्वाइंट प्रोमिसेस का केस है। फिर हमने इसमें मजीद बात करी थी बाय होम जॉइंट प्रोमिस मस्ट बी परफॉर्म। ठीक है। तो इसमें हमने कहा था पहली बात तो तमाम ऑल प्रोमिसर मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस, कि तमाम प्रोमिसर्स को मिलके परफॉर्मेंस करनी है। वेयर एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर डाइज इन लीगल रिप्रेजेंटेटिव मस्ट जॉइंटली विद द सर्वाइविंग प्रोमिसर्स, कि अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव की किसी प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मिलके बाकी के सर्वाइविंग प्रोमिसर्स के साथ परफॉर्म करेगा प्रॉमिस को। ठीक है। इसमें हमने कहा था कि बाकी के दो रूल को हमने मजीद कंसीडर करना है। पहली बात तो हमने देखा था कि जो भी पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो तो प्रोमिसर की डेथ के साथ ही खत्म हो जाते हैं। उसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे कभी भी लाइबिलिटी नहीं आती। वो कभी भी बाउंड नहीं होता कि वो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट करे, क्योंकि जरूरी नहीं है पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला बने या पेंटर का बेटा पेंटर ही बने। ठीक है। तो इस वजह से लॉ ने यहाँ पे रिलीफ दिया हुआ है कि देखें, जब भी पर्सनल नेचर का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, पर्सनल स्किल का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो लाजमी सी बात है अगर प्रोमिसर की डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे उसकी लाइबिलिटी नहीं आती। फिर दूसरी बात लॉ ने एक और कहा कि देखें, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी नाइंसाफी ना हो, इसलिए लॉ ने ऐसी काम किया। लॉ ने कहा कि ठीक है, उसको जो एसेट्स मिलते हैं उसकी लाइबिलिटी वहीं तक लिमिटेड है, वो पर्सनल लाइबल नहीं होगा। अगर एसेट 100 रुपए की मिले और लाइबिलिटी उसको 120 रुपए की मिली है तो वो 100 रुपए तक के लिए लाइबल है, बाकी के 20 रुपए वो अपनी जेब से नहीं देगा। ठीक है। ये हमने यहाँ पे बात कर ली थी। अब आया था एनी वन और मोर ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने बड़ी बात करी थी दो चीजों की। ठीक है। हमने एक तो बात करी थी कि ए बी सी एंड ज्वाइंटली प्रॉमिस करते हैं डी को कि हम आपको 3000 देंगे, तो डी के पास ये राइट है कि वो किसी भी एक को या एक से ज्यादा को, दो को कह सकते हैं कि भाई तुम दोनों से मुझे पैसे चाहिए। वो सी को छोड़ भी सकते हैं या बी को भी छोड़ सकते हैं। प्रोमिसी के पास यहाँ पे ये राइट, वो किसी भी एक प्रोमिसर को या एक से ज्यादा प्रोमिसर को किसी को भी कह सकता है कि भाई आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, उससे करवा सकता है। ठीक है। अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो वो किसी एक या एक से ज्यादा प्रोमिसर को कोर्ट भी लेके जा सकता है। क्लियर है? यहाँ पे दूसरी चीज है राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन इंटरसी बिटवीन द ज्वाइंट प्रोमिसर्स। ठीक है जी। अब कह रहे हैं वन ऑफ सेवरल जॉइंट प्रोमिसर्स मेड टू परफॉर्म द होल कॉन्ट्रैक्ट, ही मे रिक्वायर इक्वल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अदर जॉइंट प्रोमिसर्स unless a contract intention appears from the contract. Thus, in our example, if he is compelled to pay the entire amount 30,000, he can realize
फ्रॉम बी एंड सी था। अब देखें जो दूसरा पॉइंट है उससे मिलते जुलते ही आगे के 3, 4 और 5 पॉइंट जाएंगे, चौथा हटा के 3 और 5 उसी में मिलने। देखें प्रोमिसिंग को 2 में क्या राइट दिया गया, प्रोमिसिंग को 2 में ये राइट दिया गया कि वो किसी भी एक प्रोमिसर को या एक से ज्यादा को, जैसे हमारी एग्जांपल में 3 थे, उसने 2 को कहा कि तुम पे करो, या उसने एक को कहा एक को कि आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करें, तो ठीक है ए ने उसको 3000 दे दिए, ये प्रोमिसिंग का राइट था। लेकिन मजीद ये लॉ के आगे जो प्रोविजन है वो बता रहे कि राइट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इंटरेस्ट बिटवीन द जॉइंट प्रोमिसर, के ठीक है ए को कंपेल किया गया कि पूरे 3000 दे दो, लेकिन ए के पास फिर ये राइट है कि वो बाकी के 2 प्रोमिसर से भी कंट्रीब्यूशन हासिल करे। ठीक है, तो ए को ये राइट दिया गया कि वो बाकी के प्रोमिसर से भी कंट्रीब्यूशन हासिल कर सकता है। फिर चौथा था शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। अगर कोई प्रोमिसी जो है वो डिफॉल्ट कर जाता है, सॉरी कोई भी प्रोमिसर डिफॉल्ट कर जाता है, फॉर एग्जांपल ए बी और सी में थे, सी डिफॉल्ट कर गए, अब तीनों ने मिलकर 3000 रुपए डी को देने थे, लेकिन सी अगर उसमें से डिफॉल्ट कर जाते हैं तो ए और बी 1500 रुपए देंगे ताकि डी को पूरा अमाउंट मिल जाए। डिफॉल्ट देंगे किसी भी सूरत में भी हो सकता है, वो भाग भी सकते हैं, उनका दिवालिया भी निकल सकता है, वो इंसॉल्वेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डिफॉल्ट एक वाइडर टर्म है, एक ब्रॉडर टर्म है बनिस्बत इंसॉल्वेंट के, ठीक है। तो डिफॉल्ट किसी भी सूरत में वो कर सकते हैं लेकिन जिस सूरत में भी वो डिफॉल्ट करेंगे इसमें डी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ए और बी जो है वो उनके हिस्से का कंट्रीब्यूशन पूरा करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि ज्वाइंट प्रोमिसेस करने से पहले आप ये सोच लें कि आपके साथ कौन कौन ज्वाइंट प्रोमिसर बना हुआ है, क्योंकि आपकी गलती है ना, प्रोमिसर तो आप सिलेक्ट कर रहे थे, आप 3 लोग मिलकर प्रोमिस कर रहे थे, तो आपको देखना चाहिए था कि सी की माली हालत कैसी है या सी कैरेक्टर वाइज कैसे हैं। ठीक है, तो किसी भी वजह से अगर डिफॉल्ट होता है तो ए और बी जो है वो मिलके कंट्रीब्यूशन करेंगे, फॉर एग्जांपल 1500 देंगे। अब अगर हम इसको एग्जांपल को लिमिट करते हैं कि जी वो इनसॉल्वेंट की वजह से डिफॉल्ट किया है, तो ठीक है उनकी प्रॉपर्टी में से जो 500 रुपए आपको मिल रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल 500 रुपए सी की प्रॉपर्टी बेच के आपको मिल गए, तो अब डेफिसिट रह गया सिर्फ 500 रुपए का, तो अब 1250 ए देंगे, 1250 बी देंगे, और बाकी के 500 रुपए उनकी प्रॉपर्टी से जाएंगे, तो पूरे 3000 रुपए डी को मिल जाएंगे। आखिरी ये कि अगर प्रोमिसी जो है वो किसी भी एक प्रोमिसर को लाइबिलिटी से रिलीज कर देता है कि जाओ तुम मेरी तरफ से आजाद हो, मैं तुमसे पैसे नहीं मांगता। फॉर एग्जाम्पल हमारी एग्जाम्पल में था ए बी और सी के 3000 रुपए देंगे डी को, मतलब सबका कॉन्ट्रीब्यूशन 1-1000 था, लेकिन डी ने सी को कहा मैं तुम्हें रिलीज करता हूं, मैं तुमसे 1 भी रुपए नहीं मांगूंगा, तुम मेरी तरफ से आजाद हो, मैं नहीं समझता कि तुम मेरे मकरूज हो, तुम मेरी तरफ से आजाद हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। ये उन्होंने क्या करा, लाइबिलिटी से रिलीज कर दिया। ठीक है, जब उन्होंने लाइबिलिटी से रिलीज करा तो यहाँ पे ए और बी ने ठीक है मिलके उन्हें पैसे दे दिए 3000 रुपए, लेकिन सी यहाँ पे डी की लाइबिलिटी से रिलीज हुए हैं, लेकिन वो लाइबिलिटी मूव हो जाएगी ए और बी की तरफ। क्या वो 1000 रुपए डी को नहीं देंगे, वो 1000 रुपए किसको देंगे, वो ए और बी को देंगे, मतलब 500 रुपए उन दोनों को देंगे। मतलब लाइबिलिटी जस्ट, अगर प्रोमिसी कभी भी किसी को लाइबिलिटी से रिलीज करता है ज्वाइंट प्रोमिसर्स को, तो ठीक है उसकी तरफ से तो रिलीज हो जाता है, लेकिन वो रिलीज का मतलब ये होता है कि वो लाइबिलिटी मूव कर जाती है फ्रॉम प्रोमिसी टू अदर ज्वाइंट प्रोमिसर्स, के वो अदर ज्वाइंट प्रोमिसर्स की तरफ चली जाती है कि फिर वो पैसे लेते हैं उससे। क्लियर है यहां तक? जल्दी जल्दी मैंने इसीलिए बताया क्योंकि कल का पढ़ाया हुआ टॉपिक था। अगर किसी को और कोई सवाल है तो पूछें। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। ठीक है जी। सर इन केस ऑफ डेथ वाला पैराग्राफ समझ नहीं आया। इन केस ऑफ डेथ वाला तो कोई पैराग्राफ ही नहीं था, कौन से पैराग्राफ की बात कर रहे हो भाई? पॉइंट बता दो। पॉइंट 2 का सेकंड पैराग्राफ देखिए, उसमें वो बात की गई थी, प्रोमिसी के पास जो राइट था कि प्रोमिसी जो है वो ज्वाइंट प्रोमिसर्स में से किसी भी एक को कंपेल करता है। कंपेल करने का मतलब यही है कि उसके अगेंस्ट में सूट फाइल कर दे या सिर्फ उसको कह के तुम मुझे पैसे दो।
तो ये काम तो वो कर सकता है, ये लॉ ने उसको राइट दिया हुआ है। लेकिन अगर प्रोमिसर्स की डेथ हो जाती है तो लाजमी बात है उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं। तो जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो किसी भी एक को नहीं कर सकता, वो उसको सबको करना होगा। ठीक है, वहां पे उसको लॉ ने ये राइट नहीं दिया कि वो किसी एक से कहे कि वो फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कहे कि आप पैसे दें, नहीं, वो ये कंपेल कर ही नहीं सकता। वहां पे उसको सबको बोलना पड़ेगा कि आप लोग सब मिलके मुझे पैसे दें। तो यहाँ पे उसका ये राइट नहीं चलता। ठीक है, लेकिन अगर ओरिजिनल प्रोमिसर जिंदा है तो वहां पे तो वो कंपेल कर सकता है। लेकिन अगर ओरिजिनल प्रोमिसर्स मर चुके हैं सारे, तो जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको वो सबको मिलके कहेगा कि आप सब मिलके ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करें। वो कभी भी किसी एक अकेले के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फोर्स नहीं कर सकता कि तुम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो। ठीक है, क्लियर है? डिक्री याद रखिएगा, फरमान को कहते हैं। अच्छा जी, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए, हमने जब एक बात पढ़ी थी कि हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस, तो हमने वहां पे कहा था सिर्फ प्रोमिसी जो है वो परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है, या प्रोमिसी अगर मर जाता है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव करता है। ये बात तो आपको याद होगी, इन केस ऑफ सिंगल प्रॉमिस हमने बात करी थी। ठीक है, लेकिन अगर हमने वहां पे एक और बात करी थी कि थर्ड पार्टी भी परफॉर्मेंस को डिमांड कर सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, वहां पे तो लिखा था कि थर्ड पार्टी कैन नेवर डिमांड अ परफॉर्मेंस। एमसी कुच्चल साहब ने ये लिखा है, लेकिन खालिद महमूद चीमा साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस डिमांड कर सकती है। लेकिन दर हकीकत कुछ बात यह है कि थर्ड पार्टी किस सूरत में करती है, उस सूरत में करती है जब असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो किसी दूसरे को ट्रांसफर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हुआ था। ए ने क्या किया, जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस थी वो तमाम की तमाम ट्रांसफर कर दी सी को। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए और बी के बीच में, तो ए के पास जो भी राइट्स एंड लायबिलिटीज आई थी कॉन्ट्रैक्ट से, वो उसने तमाम के तमाम असाइनमेंट कर दिए, असाइन कर दिए मिस्टर सी को। तो अब दर हकीकत कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ए और बी से खत्म होके बी और सी के दरमियान चला गया। तो इसीलिए कुच्चल साहब लिखते हैं कि थर्ड पार्टी कैन नेवर डिमांड अ परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि अब सी जो है वो थर्ड पार्टी नहीं रहे, वो अब ओरिजिनल पार्टी बन गए। ठीक है, वो अब ओरिजिनल पार्टी बन गए। तो ये याद रखिएगा कि जब तक असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना होगा तब तक थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस कभी भी डिमांड नहीं कर सकती, क्योंकि तब तक वो स्ट्रेंज टू कॉन्ट्रैक्ट है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, जब असाइनमेंट ऑफ राइट हो जाएगा तो थर्ड पार्टी जो है वो परफॉर्मेंस डिमांड कर सकती है, क्योंकि फिर वो थर्ड पार्टी नहीं रहती, वो एक तरह से ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी बन जाती है। क्लियर? तो अब हमने देखना है कि असाइनमेंट ऑफ राइट्स होता कितनी तरह से। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ राइट्स होता कितनी तरह से है, तो दर हकीकत असाइनमेंट भी दो तरह से हो जाता है, हम आगे देखेंगे। तो हम पढ़ते हैं पहले असाइनमेंट होता क्या है। Assignment of contract means transfer of contractual rights and liabilities to a third party with or without the concurrence of other party to a contract. ठीक है, by virtue of assignment, an assignee can bring an action on his own initiative without making assigner a party to the suit against the party to the contract. The Pakistan Contract Act contains no specific provision dealing with the assignment of contract, but the law on the subject is well settled and the rules which have been applied by courts in Pakistan in this regard as follows. देखिए जी, अब बेसिकली असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ये दरहकीकत है क्या कि जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट एंड लायबिलिटीज थी वो आप ट्रांसफर कर दें किसी थर्ड पार्टी के फेवर में। जैसे कि मैंने बताया कि एक कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के दरमियान हुआ है, और ए ने क्या किया, जो भी उनके कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज थी वो उन्होंने ट्रांसफर कर दी मिस्टर सी के नाम। ठीक है, अब सी दर हकीकत स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहे, अब मेन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बन गए, और सी अगर सूट फाइल करना चाहें तो वो असाइनर, देखिए जो असाइन कर रहा होता है वो असाइनर कहलाता है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर ए असाइनर है और जिनको असाइन किया गया है वो असाइनी कहलाते हैं, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर सी असाइनी है। तो अब अगर मिस्टर सी बी पे सूट फाइल करना चाहे
तो वो विदाउट द कंसेंट ऑफ ए असाइनर को पार्टी ठहराए बिना सूट की वो डायरेक्ट उनके ऊपर केस कर सकते हैं। उन्हें ना ही परमिशन लेनी पड़ेगी ए की, ना ही जरूरी है कि वो ए को बताएं, वो डायरेक्ट भी सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो उन्हें पार्टी बनाए, क्योंकि उनके पास वही राइट आ गए जो कि एक ओरिजिनल पार्टी के पास आ गए। ठीक है, अब यहां पे असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मौजूद हो, लेकिन कोर्ट्स की प्रैक्टिस को देखते हुए, जिस तरह से कोर्ट ने फैसले किए हैं उनको देखते हुए कुछ प्रोविजंस ड्राइव किए गए, कुछ रूल्स बनाए गए, जिनको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट कहता है कि आप असाइन कर लें, किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट कहता है कि आप असाइन ना कर सकें। क्योंकि बाद औक़ात ये होता है कि जो कोर्ट फैसले देता है, मैं आगे आपको लीगल स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा, उसको भी हम बेंचमार्क ले लेते हैं कि भाई ये फैसला वहां से आया था, तो इसी तरह से हम अपने रूल्स फिर बना लेते हैं। एक सवाल देख लूं पहले मैं। बेटा क्लास के बाद में तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा स्टार्टिंग से, अभी मुझे आगे पढ़ाने दो, मैं एक दफा ये चैप्टर एंड करा दूं। आपने जब ज्वाइन किया है तो असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर चल रहा था, मैं दोबारा बता देता हूं। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि दर हकीकत आप अपने कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज जो है वो किसी भी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दें, तो वो कहलाता है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो असाइन कर रहा होता है वो असाइनर कहलाता है, जिसको असाइन की जाती है वो असाइनी कहलाती है पार्टी। ठीक है, असाइनी जब चाहे वो किसी भी डिफॉल्ट, किसी भी वजह से सामने वाली पार्टी पे सूट फाइल कर सकता है। जैसे कि हमारी एक एग्जांपल थी कि ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ए ने क्या करा, तमाम कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है वो ट्रांसफर कर दिया किसके ऊपर, सी के ऊपर। तो सी अब जब चाहे बी पे डायरेक्ट सूट फाइल कर सकते हैं, उन्हें जरूरत नहीं है कि वो ए को इन्फॉर्म करें या ए का कॉन्सेंट लें या ए को कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी ठहराएं। ठीक है, वो एक तरह से बिल्कुल ओरिजिनल पार्टी बन जाते हैं। लेकिन यहां पे अब बात हमने आगे वही करी, जो भी बात हमने करी वो यही करी कि अब इसके लिए कोई लॉ में स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है, इसीलिए जो कोर्ट की प्रैक्टिस रही है पाकिस्तान में, हम उनको फॉलो करते हैं कि कोर्ट इसमें क्या क्या फैसले दे चुके हैं, क्या क्या रूल अप्लाई हुए, उन्हीं की बात करके हम रूल बना लेते हैं। देखिए, असाइनमेंट जो है दर हकीकत होता भी दो तरह से। एक तो एक्ट ऑफ पार्टीज होता है, पार्टीज खुद से करें। दूसरा ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है कि बाय लॉ असाइनमेंट हो जाए, पार्टीज की विलिंग ना हो लेकिन बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट असाइन हो जाए। ठीक है, तो दो तरह से ही होता है, एक एक्ट ऑफ पार्टीज होता है, एक होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ, कि लॉ के तहत हो जाता है। ठीक है जी, अब आगे पढ़ते हैं। But the law on the subject is well settled and the rules which have been applied by courts in Pakistan in this regard as follows. Contracts involving personal skill, taste or credit. Example, a contract to paint a picture, a contract to perform a service or to marry cannot be a sum. ठीक है जी, कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ने कह दिया कि भाई जो भी पर्सनल स्किल के कॉन्ट्रैक्ट है वो कभी भी आप असाइन कर ही नहीं सकते, बाउंड ने आपके खुद परफॉर्म करें। जैसे कि ए और बी में आपस में शादी का वादा हुआ है, तो ए जो है, आपको पता है कि आप किसी को शादी से रोक नहीं सकते, लेकिन शादी का वादा जरूर कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं कि प्रॉमिस टू मैरी कर सकते हैं, लेकिन किसी को रीइंस्ट्रेंट ऑफ मैरिज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ए बी को बोले मैं तुमसे शादी कर लूं, कुछ अर्से बाद बोले यार मैंने ना ये कॉन्ट्रैक्ट जो ये असाइन कर दिया है मिस्टर सी के नाम और मिस्टर सी तुमसे मेरी जगह शादी करेंगे, तो ये चीज मुमकिन नहीं है, लॉ ने मना करा हुआ है। इसी तरह से पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट, एग्जाम्पल टू पेंट अ पिक्चर, अगर आपने किसी की पिक्चर बनवानी है वो भी साइन नहीं कर सकते, असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, या कोई ऐसी सर्विस है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी शादी हो रही है, आपने शादी के खाने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोला है, केटरर को बोला है सॉरी, अब कल को वो केटरर बोले मैं नहीं बना सकता, मैं थोड़ा मसरूफ हूं, मैं असाइन कर रहा हूं थर्ड पार्टी किसी दूसरे केटरर को, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? आप कभी भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसके पास गए थे उसकी सर्विसेज देख के, उसका खाना खा के। ठीक है, तो आप कभी भी एक्सेप्ट, इसीलिए लॉ ने कह दिया कि जो भी पर्सनल नेचर के, जिसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, वो कॉन्ट्रैक्ट आप असाइन कर ही नहीं सकते किसी भी सूरत, मना है। दूसरा,
The obligation under a contract cannot be assigned except with the consent of the promisee, and with such consent is given, it is really a novation resulting in substitution of liabilities. ये वाला जरा समझिएगा. पहली बात तो जो लाइबिलिटीज होती हैं वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ असाइन नहीं हो सकती, सिर्फ लाइबिलिटीज. राइट्स के साथ लाइबिलिटीज जाना अलग बात है. सिर्फ लाइबिलिटीज कभी भी असाइन नहीं हो सकती जब तक के प्रोमिसी का कंसेंट ना हो, प्रोमिसी एग्री ना करे. क्योंकि देखिए असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो विदाउट आप प्रोमिसी से पूछे बिना कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरा असाइनमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड लाइबिलिटी दोनों चीजें, लेकिन अगर सिर्फ लाइबिलिटीज हैं कि आपने पैसे लिए हुए थे सी से, आपने लिए हुए थे सी से पैसे और आप बोल रहे जी मैं तो अब आपके पैसे नहीं दूंगा, अब अब्दुल्ला साहब मेरी जगह आपको पैसे देंगे, या आपने डायरेक्ट जाके बोल दिया अब्दुल्ला साहब पैसे देंगे. ठीक है, जब तक सी अपना कॉन्सेंट नहीं देंगे कि हाँ मैं एग्री हूं कि मैं आपकी जगह अब्दुल्ला साहब से पैसे लूंगा, तब तक आप लाइबिलिटी को असाइन नहीं कर सकते जब तक सी एग्री ना. ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सिर्फ लाइबिलिटीज किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में असाइन नहीं हो सकती जब तक कि प्रोमिसी एग्री ना हो. जब प्रोमिसी एग्री हो जाएगा तो दर हकीकत लायबिलिटी असाइन हो जाएगी, लेकिन वो असल में नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है. नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ लायबिलिटीज, सब्स्टिट्यूशन ऑफ लायबिलिटीज ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, टू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट. क्या आप ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट करा देते हैं न्यू कॉन्ट्रैक्ट से, तो ये बेसिकली एक नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है. एक सवाल देखते हैं. थर्ड पार्टी का एग्री होना जरूर, लेकिन थर्ड पार्टी तो एग्री होगी जब भी तो आप असाइन करेंगे ना. डायरेक्ट तो आप राह चलते बंदे के नाम नहीं कर सकते ना, इमेजिनरी इल्यूजनरी नेम तो आप नहीं लिख सकते, वो तो एग्री होगी. असाइनमेंट भी बाकायदा एक एग्रीमेंट होता है जिसपे साइन होते हैं. ठीक है, तो अगर सिर्फ ऑब्लिगेशन, सिर्फ लाइबिलिटीज अगर आप ट्रांसफर करते हैं किसी थर्ड पार्टी को, तो वो विदाउट कॉन्सेंट ऑफ प्रोमिसी नहीं हो सकता. जरूरी है कि वो विद द कॉन्सेंट ऑफ प्रोमिसी हो. और जब भी ऐसी सूरत हाल होगी हम कहेंगे कि ये नोवेशन हो गई, कि सब्स्टिट्यूशन हो गई लाइबिलिटीज की, कि नई लाइबिलिटीज ने पुरानी वाली को सब्स्टिट्यूट कर दिया. जैसे कि देखें, इफ एक्स, फॉर इंस्टेंस इफ एक्स owes y 200, he cannot transfer the liability to Z and force Y to collect his money from Z. ठीक है जी, कह रहे हैं कि X जो है उन्होंने Y से 200 रुपए उधार लिए हुए थे. अब X जो है वो कभी भी डायरेक्ट लाइबिलिटी Z पे ट्रांसफर नहीं कर सकते या Z पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, और ना ही वो Y को डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि जाओ तुम जाके Z से 200 रुपए कलेक्ट कर लेना, जब तक के Y एक्सेप्ट नहीं करें Z को एज हिज डेटर इन प्लेस ऑफ X. ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताएं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था असल में पहले किसके बीच में, X और Y के बीच में. X ने कहा कि मैं जो है वो X को 200 रुपए देने थे, Y को, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट. X कभी भी ये नहीं कह सकते कि आप जो है जाके Z से 200 रुपए ले लें, ना वो Y को कैसे फोर्स कर सकते हैं इस चीज के लिए, जब तक कि Y खुद से एग्री ना करे कि ठीक है मैं आपकी जगह Z से 200 रुपए ले लूंगा, यानी मैं आपकी जगह डेटर जो है वो Z को मान लूंगा, Y को रिप्लेस करा दूंगा मैं Z से. तो ये चीज कहलाती है देयर इज द नोवेशन, दैट इज द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यू कॉन्ट्रैक्ट. अब देखिए ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या था, X और Y के बीच में. न्यू कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बन गया, Z और Y के बीच में. इसका मतलब है डेट जो था वो ट्रांसफर्ड हो गया है फ्रॉम X टू Z. इसलिए ये चीज कहलाती है नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पुरानी लाइबिलिटीज को सब्स्टिट्यूट कर दिया नई लाइबिलिटीज ने, मतलब पुराना कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट हो गया एक नए कॉन्ट्रैक्ट से कि आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी ही चेंज हो गई. तो ये चीज दर हकीकत कहलाती है नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ये एमसीक्यूज में पूछी भी जा सकती है.
ठीक है, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल क्या थी कि एक्स ने वाई से 200 रुपए लिए। अब एक्स जो है खुद से नहीं बोल सकते वाई को कि तुम जाके कलेक्ट करो, या फोर्स भी नहीं कर सकते, नहीं आप तो जैसे जी से ही ले, मैं तो वैसे नहीं दूंगा आपको, जब तक कि वाई खुद से एग्री ना करे। अगर वाई एग्री कर जाते कि ठीक है यार मैं आपकी जगह जी से पैसे अब लूंगा, मैं आपके पास, आप भूल जाए कि मैं आपके पास अब दोबारा कभी आऊंगा, तो यहाँ पे हुआ क्या है कि वाई ने दर हकीकत एक्स की जगह जी को अपना डेटा एक्सेप्ट कर लिया, और असल में नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया जो कि एक्स और जी के, सॉरी, वाई और जी के बीच में हुआ है, क्योंकि लायबिलिटी जो है वो ट्रांसफर्ड हो गई फ्रॉम एक्स टू जी। तो दिस इज कॉल्ड नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, द राइट्स एंड बेनिफिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट आर असाइनेबल अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल नेचर और द राइट्स आर इनकेपेबल ऑफ असाइनिंग ईदर अंडर द लॉ और अंडर एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, and the assignee can demand performance against the contracting party. There is so because it makes no difference to the party bound by that obligation. एक कॉमन सी बात लिखी है, वो कह रहे हैं कि जी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो होती है कॉन्ट्रैक्ट में वो असाइनेबल होती हैं। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है तो फिर वो असाइनेबल नहीं होती, या कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह का बनाया हुआ है कि आपने उनमें लिखा हुआ था कि ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी असाइन नहीं हो सकता, तो फिर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन असाइनमेंट लॉ ने बेसिकली अलाउ क्यों करी हुई है, सवाल ये है। अलाउ इस वजह से करी है क्योंकि देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे, पार्टीज के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे कि ऊपर वाली एग्जांपल में देखें, वाई को पहले कितने लेने थे, 200 रुपए, अभी भी कितने लेने जी से, 200 रुपए, बस फर्क इतना है कि अब एक्स से नहीं लेने, अब जी से लेने, तो कोई नुकसान नहीं हो रहा इसमें, कोई उनको नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस वजह से लॉ ने ये अलाउ करा हुआ है। whether he is called upon to perform in favor of the original party or in favor of the assignee, but the assignee takes the assignment subject to all equities, if any. This means that the debtor may plead against the assignee all defenses that he could have pleaded against the assigner. For instance, if one of the parties is induced to enter into a contract by fraud and the fraudulent party assigns his interest in the contract to a bona fide third party for value, the defrauded party is entitled to rescind the contract in equity in spite of its assignments to an innocent party. कह रहे हैं कि देखें कभी भी असाइनमेंट होता है तो उससे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में कोई भी चेंज नहीं आते, ना ही किसी पार्टी को नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक के साथ फ्रॉड करके कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ फ्रॉड करके किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब मैं जो था फ्रॉड हुआ था, मुझे भी नहीं पता था, मैंने इनोसेंटली क्या करा, एक बोनाफाइड को वो कॉन्ट्रैक्ट असाइन कर दिया। जब मैंने उसको असाइन करा तो याद रखें जब मेरे पास फ्रॉड हुआ था तो मेरे पास एक ऑप्शन था, मैं उसको वॉइड कर सकता था, मेरे पास वॉइडेबल का ऑप्शन था। जब मैंने असाइन कर दिया किसी थर्ड पार्टी को, तो आज थर्ड पार्टी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को असाइन, सॉरी, वॉइड कर सकती है, उसके पास भी वॉइडेबल का ऑप्शन है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब भी कोई ऐसी हरकत होती है ना, तो थर्ड पार्टी की नेचर हमेशा बोनाफाइड होनी चाहिए, इंटेंशन, कभी भी मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, हमेशा बोनाफाइड इंटेंशन होनी चाहिए, मतलब विदाउट इंटेंशन टू डिसीव, उसकी कोई गलत इंटेंशन ना हो, एक सही इंटेंशन होनी चाहिए। तो जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होती हैं वो सेम ट्रांसफर हो जाती है। मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर मेरे पास वॉइडेबल का राइट था और मैंने थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया, तो आज थर्ड पार्टी के पास वॉइडेबल का राइट है। मेरे पास किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट लेने का राइट था, जब थर्ड पार्टी को मैंने ट्रांसफर करा तो आज थर्ड पार्टी के पास इंटरेस्ट लेने का राइट है। ठीक है, तो कोई भी राइट जो कि मेरे पास होता था वो हमेशा थर्ड पार्टी के पास चला जाता है। एक सवाल है, दो सवाल है, देखते हैं। सर एक्स वाई को जी का बताएगा तभी पता चलेगा ना कि जी से ले लो 200, हाँ, लेकिन वाई एग्री भी करे कि हाँ ठीक है मैं लेने के तैयार हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक्स ने वाई को बताया, वाई मना कर दे, नहीं मैं उससे क्यों लूँ भाई, मैं तो तुम्हें जानता हूँ, मैं तुमसे लूंगा। ठीक है, तो फिर नहीं हो पाएगा इनोवेशन या असाइनमेंट, वाई का एग्री होना जरूरी है। सर पॉइंट 3 फिर से बता दें, जूम आउट हो गया था। पॉइंट 3 तो डिस्कस कर रहा हूँ अभी। पॉइंट 3 में कुछ नहीं है, पॉइंट 3 सिर्फ इतना है कि जब भी आप राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो है वो ट्रांसफर करते हैं, तो लॉ ने दर हकीकत, एक तो पहली बात वो तब हो सकती है जबकि वो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट ना हो, या आपके कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह की बात ना लिखी हो कि भाई कभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट असाइन नहीं किया जा सकता, आप ही परफॉर्म करेंगे। ऐसी कोई बात अगर नहीं लिखी हुई तो सीधी सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट को आप असाइन कर सकते हैं, या कोई पर्सनल नेचर का नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट को आप असाइन कर सकते हैं। और लॉ ने इसको इसीलिए अलाउ करा हुआ है कि लॉ कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस पे।
जैसे कि अगर मैं था, मेरे साथ किसी ने फ्रॉड करके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, मैं फ्रॉड में हूँ, मुझे अभी नहीं पता, और मैंने वही कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी को इनोसेंटली असाइन कर दिया, तो आज जब मेरे पास वो कॉन्ट्रैक्ट, आपको पता है फ्रॉड है, इसका मतलब है मेरा कॉन्सेंट फ्री नहीं था, और जब कॉन्ट्रैक्ट फ्री नहीं होता तो मेरे पास वॉइडेबल का ऑप्शन होता है। तो आज थर्ड पार्टी के पास जब कॉन्ट्रैक्ट असाइन हुआ है तो उसके पास भी वो वॉइडेबल का ऑप्शन ट्रांसफर होगा। मतलब जो भी ऑप्शंस मेरे पास थे, जो भी राइट्स मेरे पास थे, जो भी लाइबिलिटीज मेरे पास थी, वो तमाम की तमाम थर्ड पार्टी को असाइनमेंट में कंप्लीट ट्रांसफर हो जाती हैं। तो इसीलिए असाइनमेंट लॉ ने अलाउ करा हुआ है कि इससे कॉन्ट्रैक्ट की नेचर वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। फिर मजीद इसमें एक चीज लिखी हुई है, एक्शनेबल क्लेम्स। ये आपका असाइनमेंट है, एक्शनेबल क्लेम आप में से आप लोग ढूंढने क्या होते हैं पढ़िएगा, और ये आप लोग मुझे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी थर्सडे की उसमें आंसर करेंगे। जितने भी असाइनमेंट आपने ऊपर पढ़ा हो तो क्या पार्टीज में था ना, कि पार्टीज खुद चाहे तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है वो ट्रांसफर कर दें। अगर सिर्फ लाइबिलिटीज करनी है तो प्रोमिसी का एग्री होना जरूरी है। ठीक है, प्रोमिसी एग्री होगा तो ट्रांसफर हो जाएंगी ये तो। ठीक है, ये तमाम बातें वो हैं जो हमने एक्ट ऑफ पार्टीज करा। अब चौथा पॉइंट है असाइनमेंट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। यहां पे सूरत यह है कि पार्टीज अपनी मर्जी से नहीं करी, लेकिन बाय लॉ उन्हें असाइनमेंट करना पड़ रहा है। मतलब वो अपनी चाहत से नहीं कर रही, अपनी विल से नहीं कर रही, लेकिन बाय लॉ उन्हें करना पड़ रहा है। क्यों? Assignment by operation of law take place in cases of death and insolvency. Upon the death of a party, his rights and liabilities under a contract develop upon his heirs and legal representative, except in the case of a contract involving personal qualification. In case of insolvency, all the rights and liabilities of the insolvent pass to official assignee or receiver, as the case may. अब देखें असाइनमेंट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ किन केसेस में होगा? दो ही केसेस में होता है, या तो डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए मेन पार्टी। अगर उसकी डेथ हो गई तो लाजमी सी बात है जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज है वो ट्रांसफर हो जाएंगी किसको? थर्ड पार्टी। ठीक है, मतलब जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव था या जो भी उसका वारिस था उसको ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लियर? हाँ, इसमें ये बात याद रखिएगा कि अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था तो आपको पता है वो बाय लॉ भी असाइन हो ही नहीं सकता। ये भी याद रखिएगा कि पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट कभी भी बाय लॉ भी असाइन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर डेथ हो जाती है तो ट्रांसफर हो जाते हैं तमाम राइट्स एंड लाइबिलिटीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। अगर बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है, देखिए इंसॉल्वेंसी एक बाकायदा प्रोसीजर है। जब आपको कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि आप इंसॉल्वेंट हो गए, फिर आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, जो कुछ भी आपके पास होता है, उस पर एक ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर हम उसे कहते हैं, वो अपॉइंट करता है कोर्ट। वो आपके तमाम एसेट्स को सेल आउट कर देता है। फिर क्या करता है? पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज करता है। अगर कुछ बच जाता है तो वो आपको दे देता है, अगर कुछ नहीं बचता तो भी आप पे कोई केस फिर फाइल नहीं होता, वो नेगोशिएट कर लेते हैं वेंडर से। ठीक है, लेकिन जितने भी, अब अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए और आप ऑलरेडी किसी कॉन्ट्रैक्ट में थे तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा ऑफिशियल रिसीवर को, कि वो आपके एसेट्स वगैरह जो भी सेल आउट हो रहे हैं उसमें से उस कॉन्ट्रैक्ट को भी सेटल करेगा, या जो भी परफॉर्मेंस आपकी है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में उसको सेटल करेगा। तो दो सूरतों में ऑपरेशन ऑफ लॉ हो जाता है, एक तो डेथ में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को चला जाता है, एक इंसॉल्वेंसी में ऑफिशियल रिसीवर को चला जाता है, जो क्या अपॉइंट होता है बाय कोर्ट, कि वो क्या, क्योंकि वो आपकी सारी प्रॉपर्टी को एसेस कर रहा होता है, सेल कर रहा होता है, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर रहा होता है, तो जो भी आपके ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो तमाम के तमाम भी मूव कर जाते हैं उसकी तरफ, और फिर वो उनको भी वही सेटल करता है। क्लियर है? असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लें। जो आप में से आईकॉम के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पार्टनरशिप में भी लिक्विडेशन पढ़ा होगा, उसमें भी यही होता है, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ये तमाम चीजें। इंसॉल्वेंसी से कॉन्ट्रैक्ट करना वाइड नहीं हुआ, इंसॉल्वेंसी से कॉन्ट्रैक्ट कर कौन रहा है? कॉन्ट्रैक्ट पहले हुआ है, इंसॉल्वेंट वो बाद में हुआ है, जब भी तो कॉन्ट्रैक्ट असाइन हो गया असाइनी को, अपना ऑफिशियल रिसीवर को। उससे तो करना अलाउ ही नहीं है, वो तो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट है एक्सप्रेसली। लेकिन बात वही है
कि उससे कॉन्ट्रैक्ट कर कौन रहा है, वो तो पहले कॉन्ट्रैक्ट में था, उसके बाद वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उस वक्त वो कॉम्पिटेंट टू पार्टी था। कुछ पूछना है? चलें आगे चलते। देखिए जी, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या होते हैं। बेसिकली प्रॉमिसेस जो एक दूसरे की कंसीडरेशन होते हैं वो रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे कि आप किसी से अगर मोबाइल शॉप पे जाते हैं, मोबाइल परचेज करते हैं, उसको पैसे देते हैं, तो आपके लिए कंसीडरेशन मोबाइल होती है और उसके लिए क्या होती है? पैसे। ज्वाइंट प्रॉमिस के केस में असाइनमेंट कैसे होगी? व्हेन वन ऑफ देम बिकम इंसॉल्वेंट। देखिए पहली बात तो, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो आप मुझे बताएं ऐसी कौन सी थर्ड पार्टी होगी जो एक इंसॉल्वेंट का असाइन लेगी, कॉन्ट्रैक्ट असाइन करवाएगी कि हम उसके पैसे उतारते हैं। पहली बात तो, अगर एक बंदा आपका इंसॉल्वेंट हो गया तो आपके बाकी के जो 2 या 3 जितने भी लोग हैं ज्वाइंट प्रोमिसर्स हैं, वो तमाम उसका कंट्रीब्यूशन पे करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर वो लोग भी बोलते हैं जी हमारा एक पार्टनर जो है वो हमारा एक जो ज्वाइंट प्रोमिसर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, अब हम 3 बचे, वो जाते हैं सामने वाली पार्टी के पास, जाएंगे प्रोमिसी के पास, बोलेंगे हम 3 बचे, एक तो इंसॉल्वेंट हो गया और हम लोग तुम्हारे पैसे नहीं दे रहे, हमारी जगह तुम्हारे पैसे जो है वो फला शख्स देंगे या फला मजीद 4 लोग देंगे। अगर इस बात से सामने वाली पार्टी एग्री करती है तो असाइनमेंट हो जाएगा, अगर नहीं करती तो फिर नहीं होगा कभी भी। ठीक है। लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने के लिए जरूरी है कि प्रोमिसी का कॉन्सेंट चाहिए। असाइनमेंट दोनों सूरतों में सेम तरीके से ही होगा। ज्वाइंट केस में ऑफिशियल असाइन ही आ रहा है, जब भी तो आपको प्रॉपर्टी में से 500 रुपए मिले थे ना, वहां पे जो उसकी स्टेट सेल हुई थी उसमें ही से आपको ऑफिशियल असाइन ही जो आया था, ऑफिशियल रिसीवर, उसी ने तो 500 रुपए दिए थे आपको एग्जाम्पल में, स्टेट सेल हो गया, आपने खुद थोड़ी बेची थी। जब ऑफिशियल असाइन ही आएगा तो जो आपके हिस्से में आ रहा होगा वो आपको दे देगा। हमारे पास सिर्फ 500 रुपए आए थे, देने उसको 1000 रुपए थे पुरानी एग्जाम्पल में। ठीक है, तो 500 रुपए वहां से मिल गए थे, बाकी के 500 रुपए जो थे वो ए और बी ने मिलाए थे, 250-250 रुपए, 1250 1250। वो जो आपको 500 का शेयर मिला था उसकी प्रॉपर्टी सेल करके वो वहीं से मिला था। अच्छा जी, और कोई सवाल किसी को उस सेलिंग को? पूछ ले, वरना फिर जब ट्रेन चलने लगती है तो अचानक से कोई बच्चा चेन खींच लेता है। चले जी, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। देखिए जी, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस दर हकीकत क्या होते हैं? जब भी कोई प्रॉमिस एक दूसरे की कंसिडरेशन बनते हैं उनको हम रेसिप्रोकल या म्यूचुअल प्रॉमिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मोबाइल शॉप पे जाते हैं, उससे मोबाइल खरीदते हैं, आप उसको पैसे देते हैं, तो आपके लिए कंसिडरेशन बन गया मोबाइल, उसके लिए कंसिडरेशन बन गया वो अमाउंट जो आपने उसको पे किया। ठीक है, तो ये बन जाते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस या म्यूचुअल प्रोमिसेस जो एक दूसरे की कंसिडरेशन बनते हैं। It is common knowledge that bilateral contracts where both contracting party have to perform their promises involve mutual promises among the party। कह रहे हैं ये भी बड़ी कॉमन बात है कि जब भी बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों पार्टीज परफॉर्मेंस का प्रॉमिस करती हैं और वही म्यूचुअल प्रोमिसेस कहलाते हैं। ठीक है, दोनों पार्टी हैं, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट लाजमी सी बात है, जब भी 2 पार्टी होंगी तो ये कंसिडरेशन तो एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रही होंगी ना, तो वही बेसिकली एक म्यूचुअल प्रॉमिस बन जाता है या रेसिप्रोकल प्रॉमिस बनता है। अब देखें, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस जो है ना, ये मुख्तलिफ तरह के होते हैं। म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट होता है, म्यूचुअल एंड कंकरेंट होता है। ठीक है, म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट होता है, ये मुख्तलिफ तरह के होते हैं। अब म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट क्या होता है कि दोनों पार्टी एक दूसरे से
प्रॉमिस करती हैं, लेकिन वहां पे दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो म्यूचुअल तो होती है लेकिन इंडिपेंडेंट होती है, वेयर ईच पार्टी मस्ट परफॉर्म हिज परफॉर्मेंस independently without waiting for the performance or willingness to perform of the other promises are mutual and independent. जब आप किसी दूसरे की परफॉर्मेंस पर डिपेंड ना कर रहे हो और आपको उससे गर्ज ना हो कि उसने परफॉर्म करा नहीं करा और आप परफॉर्म करना शुरू करें, तो ये कहलाता है म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट। और ये बहुत ज्यादा इसकी कॉमन एग्जांपल होती है जब आप कभी कोई फ्लाइट वगैरह की बुकिंग कराते हैं। लेकिन जब आप फ्लाइट की बुकिंग कराते हैं, कभी आपका इत्तेफाक हुआ हो, एक्सपीरियंस हुआ हो, तो आपने देखा होगा, पहले तो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा, जब भी कभी किसी फ्लैट की बुकिंग कराइएगा तो हमेशा बिल्डर की रेप्यूटेशन लाजमी देख लीजिएगा कि मार्केट में उसकी रेप्यूटेशन कहाँ है। जिस तरह से ऐड आते हैं उन पर मत जाइएगा, ठीक है। ये तो बहरहाल आपको मशवरा है मेरा। हाँ, लेकिन जब आप जाते हैं किसी भी फ्लैट वगैरह की बुकिंग कराने, तो वहां पे आप देखते हैं कि वो आपको एक शेड्यूल ऑफ पेमेंट दे देता है, फिक्स प्राइस। एक फिक्स प्राइस होती है, उसके बाद एक शेड्यूल दे देता है पेमेंट का कि आपको ऐसे ऐसे करनी है। लेकिन आपका पेमेंट करना और उसका फ्लैट की कंस्ट्रक्शन करना दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे। ऐसा नहीं होगा आप पिलंत के पैसे उसे देंगे तो ही वो पिलंत डालेगा, पिलंत तो उसको डालनी है। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि पूरा फ्लैट कंप्लीट तैयार हो जाता है और पेमेंट नहीं हुई होती लोगों की, या इसके अपोजिट ज्यादा होता है कि लोग पूरी पेमेंट कर चुके होते हैं, उनको फ्लैट का पोजीशन ही नहीं मिल रहा होता। ठीक है, तो ये बड़ी एक कॉमन सी एग्जांपल है प्रैक्टिकल लाइफ से, जो आप देख भी रहे होंगे खुद भी, कि जब भी ये प्रॉमिस एक म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड ही नहीं कर रहा होता दूसरे की परफॉर्मेंस पे। आप उसको 3 महीने पे नहीं करें, वो ऐसा नहीं कि कंस्ट्रक्शन रोक देगा, वो कंस्ट्रक्शन करता रहेगा। आप उसको लगातार अगले 10 महीने की पेमेंट कर दें, वो कंस्ट्रक्शन 2 महीने की करेगा। दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट चल रहे होते हैं, ना वो आपकी पेमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है, ना वो आप उसकी कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप जब जाते हो, आप फ्लैट को देखते हो, जी पिलंथ फेल हो गई, अब मैं पिलंथ के पैसे दूंगा, फिर आप जाएंगे विजिट करेंगे, कितना काम हुआ है, इतना हुआ है, अब मैं इसके पैसे दूंगा। नहीं, आप अपना शेड्यूल पेमेंट का फॉलो करते रहते हैं, वो अपना चला रहा होता है। ठीक है, दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं। तो ये कहलाता है म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, जहां पे पार्टी इंडिपेंडेंटली दूसरे की परफॉर्मेंस का वेट किए बिना अपने हिस्से की परफॉर्मेंस पूरी कर रही हो। क्लियर है? म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट, इसमें क्या होता है कि एक की परफॉर्मेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जब तक एक शख्स परफॉर्म नहीं करेगा, दूसरा अपने हिस्से की परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। जैसे कि मैं एक घर की कंस्ट्रक्शन करा रहा हूं, ठीक है, मैंने आर्किटेक्ट से बात करी, मैंने उसको कहा कि भाई देखो, सॉरी, जो भी कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मैंने उससे बात करी, मैंने उन्हें कहा देखें जी, मटेरियल मेरा होगा, लेबर आपकी होगी। मटेरियल मेरा होगा, लेबर आपकी होगी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, क्या जब तक मैं उसे मटेरियल नहीं दूंगा वो कंस्ट्रक्शन कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, वो नहीं कर सकता। जरूरी है कि मैं उसे पहले मटेरियल दूं, उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन करेगा। इसका मतलब है उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है मेरी परफॉर्मेंस पे। यही बात इसमें लिखी हुई, वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस by one party depend on the prior performance of the promise by other party, the promises are mutual and independent. Section 54 provides for such promises and lays down that if the promisor who is required to perform his promise in the first place fails to perform it, such promisor cannot claim the performance of the reciprocal promise and must make compensation to the other party through the contract for any loss which such other party may sustain by non-performing of the contract. ठीक है, अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर जब तक जिसकी परफॉर्मेंस पहले, जैसे कि इसमें मेरी परफॉर्मेंस पहले थी, मैं पहले मटेरियल दूंगा, उसके बाद वो अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये था डिपेंडेंट, वो मेरी परफॉर्मेंस पर डिपेंड कर रहे थे, तो मुझे ये परफॉर्म पहले करना था। अगर मैं मटेरियल नहीं देता तो मैं कभी भी उनसे परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकता कि आप तो काम शुरू करें। वो बोलेंगे आप पागल तो नहीं, कहां से काम शुरू करें, आपने मटेरियल तो दिया नहीं। ठीक है, अब इसमें एक और बात लिखी हुई है, अगर आप पे उनकी परफॉर्मेंस डिपेंड कर रही है
और आपने पहले परफॉर्म नहीं करा जिसकी वजह से अगले को कोई लॉस हो गया, तो वो लॉस का कंपनसेशन भी आप देंगे। एग्जाम्पल को थोड़ा अच्छा करते हैं, ठीक है। लेकिन जी आपने एक घर कंस्ट्रक्ट कराना, एक प्लाजा कंस्ट्रक्ट कराना है, आपने जो बात करी, आपने कहा कि जनाब मैं आपको मटेरियल दूंगा, लेबर आपकी होगी। ये तक तो क्लियर है कि मटेरियल आपका होगा, लेबर आपकी होगी। इसका मतलब है मटेरियल जो है वो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रही है, उसकी कंस्ट्रक्शन। आप मटेरियल प्रोवाइड करेंगे तो वो फिर कंस्ट्रक्ट करेगा लेबर। अच्छा, जब प्लाजा वगैरह होते हैं तो उसके लिए क्रेन्स वगैरह भी पहले से आ जाती है। अब बात हो रही है कि क्रेन आ गई रेंट पे, वो क्रेन लेकर आ गया, अब क्रेन खड़ी हुई है, आप मटेरियल दे ही नहीं रहे। अब जब क्रेन खड़ी हुई है जिसका डेली का रेंट था 5,000, सॉरी 20,000, ठीक है, उसका डेली का रेंट कितना था 20,000। अब क्रेन खड़ी हुई है, आपने मटेरियल दिया नहीं, अब वो कंस्ट्रक्शन तो कर नहीं सकता, लेकिन वो रेंट पे ले आया। अब 1 महीना गुजर गया, उसने कहा भाई कब दोगे यार, मैं तो काम कर ही नहीं पा रहा आपकी वजह से, ठीक है। अब यहां पे उसको देखें, एक लॉस भी हो रहा है। उसको लॉस क्या हो रहा है, क्रेन का रेंट जो कि महीने का 6 लाख रुपए बन गया है। तो पहली चीज, एक तो आप उससे परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद परफॉर्म ना करें, क्योंकि प्रायर परफॉर्मेंस जो फर्स्ट प्लेस है वो आपकी परफॉर्मेंस का। जब आप मटेरियल देंगे तो ही आप उससे कंस्ट्रक्शन डिमांड कर सकते हैं। दूसरी बात, जो 6 लाख रुपए उसको लॉस पहुंचा दिया है आपने, जो क्रेन्स वगैरह ले आया था और जिस रेंट उस पर चढ़ रहा था, वो 6 लाख भी आप पे करेंगे, क्योंकि वो लॉस आपकी परफॉर्मेंस ना करने की वजह से अकर हो रहा है। तो अगर कोई थर्ड पार्टी, कोई म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट परफॉर्मेंस प्रॉमिस हो और उसमें प्रायर परफॉर्मेंस करने वाला जिसकी परफॉर्मेंस फर्स्ट प्लेस पे थी वो फेल हो जाए, वो ना कर पा रहा हो, जैसे कि इस केस में मैं नहीं कर पाया, मैं मटेरियल नहीं दे पाया, तो जो भी सामने वाली पार्टी को अगर कोई लॉस भी हो रहा होगा तो वो भी मेरे ही जिम्मे आएगा, मैं पूरा करूंगा। क्लियर है? अच्छा जी, ये है म्यूचुअल एंड कंकरेंट। साइमल्टेनियसली अकर हो जाते हैं when the two part promises are to be performed simultaneously, they are said to be mutual and concurrent. According to section 1, in the case of such promises, the promisor need not perform his promise unless the promise is ready and willing to perform his reciprocal promise. देखिए, ये साइमल्टेनियसली अकर होते हैं और जिंदगी में आप सबसे ज्यादा यही वाले प्रॉमिस कर रहे होते हैं, आपकी रोजमर्रा लाइफ में भी बहुत हो रहे होते हैं, ठीक है। आप शॉप पे जाते हैं, वो आपको घड़ी देता है, आप उसको पैसे निकाल के दे देते हैं। ये सारे म्यूचुअल एंड कंकरेंट होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं। वो आपको घड़ी नहीं देगा, आप पैसे नहीं देंगे, ठीक है, जब तक कि वो विलिंग ना हो। या बाद औकात ऐसा होता है आप उसको पैसे देते हैं, फिर वो आपको लाके घड़ी देता है, लेकिन आपको उसकी विलिंगनेस का भी पता चल जाता है कि हाँ वो भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए तैयार है और आप भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए तैयार है, तो दोनों साइमल्टेनियसली अकर होते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं म्यूचुअल एंड कंकरेंट। अगर आप इसकी एग्जाम्पल बी में आके देखें, इलस्ट्रेशन बी में आए, ये इलस्ट्रेशन अच्छी लिखी हुई है, देखें। A and B contract that A shall deliver the goods to B at a price to be paid by installments. The first installment to be paid on delivery. A need not deliver unless B is ready and willing to pay the first installment on delivery. B need not to pay the first installment unless A is ready to willing the deliver of the goods on delivery. अब ये देखें, म्यूचुअल एंड कंकरेंट था, हुआ क्या था, साइमल्टेनियसली अगर हो रहा था, जैसे डिलीवरी देनी थी वैसे ही आपने पैसे देने थे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी थी। अगर वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के लिए विलिंग ना हो गया, नहीं यार मैं अभी नहीं दे सकता, मैं बाद में दूंगा, तो ठीक है, आप डिलीवरी देने के लिए बाउंड नहीं है। और अगर वो डिलीवरी देना दे कि नहीं यार मैं बाद में डिलीवर कर दूंगा, अभी तुम पैसे दे दो, तो आप ठीक है, आप भी बाउंड नहीं है कि आप उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दें, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली होते हैं। देखिए, आप एक शॉप पे जाते हैं बुक्स परचेज करने, वो बोले पैसे दे दें, बुक में बाद में दे दूंगा, नहीं, आप नहीं, बाउंड नहीं है आप। क्यों? आप अपनी देखिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कर लें, वो एक अलग चीज है, लेकिन आप बाउंड नहीं है। ये एक ऐसा प्रॉमिस है जो साइमल्टेनियसली है करो है। जब वो बुक देने के लिए विलिंग हो, आप पैसे दे देंगे, आप बोलेंगे ठीक है अभी नहीं है, कल आएगी, मैं कल ही आके फिर पैसे भी दूंगा। ये क्या है? साइमल्टेनियसली है करो, ठीक है जी। और आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा आप यही कर रहे होते हैं। अब देखें, consequences where a party prevents performance. When a contract contains reciprocal promises and one party to the contract prevents the other from performing his promise, the contract becomes voidable at the option of the parties who prevent it.
and he is entitled to compensation from the other party for any loss which he may sustain in consequence of the non performance of the contract. लेकिन जी अगर कोई किसी को परफॉर्मेंस से रोकता है तो सामने वाली पार्टी के पास ऑप्शन आ जाता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाता है, और अगर उसको कोई लॉस हुआ है तो वो भी वो सामने वाले से कंपनसेशन ले। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग की साइट पे जाते हैं, वहां से आप एक मोबाइल परचेज कर लेते हैं जिसका वहां पे आप एडवांस पेमेंट करते हैं, उनकी ठीक है, आप एडवांस पेमेंट कर देते हैं। जब उनका राइडर मोबाइल लेकर पहुंचता है आपके पास तो आप डिलीवरी नहीं ले रहे, आप डिलीवरी नहीं ले रहे, क्या आप बोले नहीं यार मैं नहीं ले रहा, मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर उनके पास है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, वो उसको वाइड कर दें। जब वो वाइड करेंगे तो लाजमी सी बात है, अगर उनकी कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगी है तो वो उसको आपके एडवांस जो आपने पे करा था उसमें से लेस भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको लॉस हुआ है। कंपनी के लेवल पे जाएं, आपने कहीं पे चिकन ऑर्डर किया, ठीक है, एक बड़े पैमाने पे, अब ट्रक आके खड़ा हुआ है, आप उसको अनलोड ही नहीं करा रहे, आप कह रहे नहीं यार मैं जो है वो नहीं डिलीवर करा सकता, मेरे पास तो रखने की जगह ही नहीं है, हमने एक्सेस ऑर्डर कर दिया गलती से, हमारे पास रखने की जगह नहीं है। अब देखिए आप यहाँ पे उसको परफॉर्मेंस करने से रोक रहे हैं, वो तो डिलीवरी लेके आ गया, अनलोडिंग करने के लिए भी तैयार है, आप मना कर रहे हैं, बोले मेरे पास तो जगह ही नहीं है कोल्ड स्टोर में, मैं कैसे रख सकता हूँ, मेरे पास तो कोल्ड स्टोर में जगह ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो सामने वाली पार्टी के पास ऑप्शन आ गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल कर दे, खत्म कर दे, रेसेंट कर दे, कैंसिल कर दे, और दूसरा अगर उसको कोई लॉस हो रहा है जैसे कि हुआ है कि ट्रांसपोर्ट करी है उसने इतनी दूर, ठीक है, तो वो जो ट्रांसपोर्ट वगैरह का लॉस है, जो भी लॉस है, वो तमाम का तमाम वो आपसे रिकवर करे। क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, इसके अलावा देखें, दो प्रोमिसेस जो है हमारे पास यहीं तक के होते हैं, इसके अलावा दो प्रोमिसेस ऐसे हैं जो खालिद महमूद चीमा साहब ने जबरदस्ती, मैं कहूंगा, बनाए हैं, मेरे हिसाब से वो जबरदस्ती बनाए गए। ठीक है, एक वो मैं आपको व्हाट्सएप पे तस्वीर भेज दूंगा हेडिंग की, लेकिन फिर भी आप सुन लें, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ वो बात, मैं चाहता हूं कि सिलेबस की जो कवरेज हो ना वो 100% हो, कि कोई भी ऐसी बात ना आए जो आप कहें पेपर में कि आपको पढ़ाई नहीं गई थी। इसलिए एमसी कुच्चल साहब की किताब से मैं पढ़ाता हूँ कि ये ज्यादा डेप्थ में, ज्यादा डिटेल में, इसके अलावा भी अगर किसी किताब में कुछ है तो वो भी मैं इसीलिए पढ़ा देता हूँ कि कहीं उस किताब से कोई चीज आ गई तो ये ना हो कि आप बोले कि इस किताब में थी, इन्हीं सर ने पढ़ाई नहीं। ठीक है, वैसे मैक्सिमम कवरेज कुच्चल साहब की किताब में हर चीज ज्यादा लिखी हुई है। बहरहाल वो जबरदस्ती की चीज है, और आगे एक दो चीजें और भी हैं जो खालिद महमूद चीमा साहब की किताब में जबरदस्ती की हैं, जो कि लॉ का पार्ट नहीं है, जैसे कि एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप है या डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप है, वो किसी भी सूरत लॉ का पार्ट नहीं है, लेकिन वो खालिद महमूद चीमा साहब की किताब में है, और मैं भी इसीलिए पढ़ा देता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता वो जबरदस्ती पेपर में आ गए, हालांकि आना नहीं चाहिए क्योंकि वो लॉ का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर वो बाई चांस आ जाता है, कोई उसको दे देता है, तो कोई स्टूडेंट ये ना बोले कि सर ने तो हमें पढ़ाया ही नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट उस वक्त ये नहीं सोचता कि जनाब ये तो लॉ का पार्ट ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट बोलेगा कि सर ने तो पढ़ाया ही नहीं था, तो ये वजह है कि वो मैं पढ़ा देता हूँ। तो आप सुन ले बहुत आसान से, एक तो है जी लीगल एंड इलीगल प्रोमिसेस। ठीक है जी, कि लीगल और इलीगल प्रोमिसेस। ए, अब इसकी एग्जांपल भी उन्होंने खुद ही लिखी है कि ए ने बी से एग्री करा कि मैं तुम्हें अपना घर सेल करने के लिए तैयार हूं 1 लाख रुपए में, ये तो हो गया लीगल। लेकिन अगर तुम उस घर में गैम्बलिंग करोगे तो मैं तुम्हें वो घर बेचूंगा 5 लाख रुपए में, ये हो गया इलीगल प्रॉमिस। मतलब लीगल और इलीगल प्रोमिस जुड़ा हुआ है। ठीक है, कि लीगल क्या हो गया, घर का बेचना 1 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन अगर तुम किसी इलीगल काम के लिए यूज करोगे तो मैं प्राइस भी बढ़ा रहा हूं। तो लीगल और इलीगल प्रोमिस, ये उन्होंने एक बात कही हुई है। ठीक है, कि गैम्बलिंग के हिसाब से वो घर के जो 5 लाख ले रहा है वो इलीगल पार्ट हो गया, और लीगल के हिसाब से कैसे हो गया जनाब, वो जो लीगल के हिसाब से हो गया कि जनाब वो जो है अपना घर जो 1 लाख रुपए का बिक रहा है। अच्छा, दूसरा उन्होंने लिखा है अल्टरनेटिव प्रॉमिस। अल्टरनेटिव प्रॉमिस उन्होंने लिखा है जब एक से ज्यादा ऑप्शन आपके पास हो, उसमें कुछ पार्ट लीगल होता है, कुछ पार्ट इलीगल होता है, तो जो लीगल पार्ट है वो आप इन्फोर्स करा सकते हैं, जो इलीगल पार्ट है वो नहीं करा सकते। उसकी एग्जाम्पल भी उन्होंने लिखी है कि ए बी को कह रहे हैं कि मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं, आप या तो मुझे राइस डिलीवर कर दें या आप मुझे ओपीएम डिलीवर कर दें। ठीक है, या तो राइस डिलीवर कर दें या ओपीएम डिलीवर कर दें।
तो उन्होंने लिखा कि जी राइस के हिसाब से, अब कोई शख्स कह रहा है कि या तो आप मुझे राइस डिलीवर कर दें या आप मुझे अफीम डिलीवर कर दें, इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो अल्टरनेटिव प्रॉमिस उन्होंने कहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराया जाए तो राइस के अगेंस्ट में तो कराया जा सकता है, लेकिन ओपीएम के अगेंस्ट में इसको नहीं कराया जा सकता। अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कौन लेके जाएगा कोर्ट, ये एक क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव मैटर है कि भाई कौन लेके जाएगा कि आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि या तो राइस डिलीवर कर दो या आप अफीम डिलीवर कर दो। ठीक है, तो वो कहते हैं कि राइस के उसमें तो वो चीज लीगल हो गई, लेकिन वहां पे वो इलीगल हो गई। अच्छा, ये नॉर्मली पाकिस्तानी राइटर्स की खास बात होती है कि वो कुछ चीजों को एक्स्ट्रा लिख देते हैं जबरदस्ती। ये सिर्फ लॉ में ही नहीं, आप अगर इकोनॉमिक्स में भी देखेंगे तो आपने एक इंडिफरेंस कर्व पढ़ा होगा जिसकी 3 ही प्रॉपर्टीज होती हैं जो फॉरेन राइटर्स लिखते हैं। पाकिस्तान में आपको 6-6, 7-7 भी मिल जाती हैं। ठीक है, इसी तरह आपने बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा होगा। ठीक है, वहां पे भी यही है कि आपको 7 सीज होते हैं, जो सारी दुनिया में 7 सीज ही पढ़े जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आके आपको 9 सीज मिल जाते हैं। पाकिस्तानी राइटर 9 सीज भी बहुत से लिख देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर पाकिस्तानी राइटर सही नहीं है, आप लोग नहीं फॉलो करा करें, बहुत से बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन देख लिया करें कि किस बुक को आपने फॉलो करना है। खासकर अकाउंटिंग जब पढ़ा करें तो उसमें बहुत ध्यान रखा करें कि किस बुक को आपने फॉलो करना है। और मैं तो उसमें रिकमेंड अकाउंट्स में यही करता हूँ बच्चों को कि आप लोग फॉरेन ऑथर्स को फॉलो करा करें, पाकिस्तानी ऑथर्स को फॉलो नहीं करा करें, क्योंकि पहली बात उन्होंने इतना काम भी नहीं करा अकाउंटिंग पे। तो बात यही है कि आप फॉरेन ऑथर्स को फॉलो करा करें। ठीक है जी, और कोई सवाल आया था, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, सवाल नहीं था वो, उन्होंने शुक्रिया अदा करा था किसी चीज का। ठीक है जी, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस सेक्शन 245 55। परफॉर्मेंस क्या चीज होती है बेसिकली, कि जो भी परफॉर्मेंस है उसका टाइम और प्लेस क्या होनी चाहिए। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा जरूरी होता है कि टाइम एंड प्लेस डिसाइड हो। ठीक है, अगर नहीं होता तो क्या होगा, अगर हुआ भाई तो क्या होगा, ये तमाम चीजें हमने इसमें डिस्कस करनी है। पहला, वेयर प्रिस्क्राइब बाय द प्रोमिसी, where the time and place are prescribed by the promisee, the performance of the contract must be at the specified time and place। कहते हैं कि जनाब, अगर प्रोमिसी ने प्रिस्क्राइब किया हुआ था टाइम एंड प्लेस, तो ठीक है, जो टाइम उसने या जो प्लेस उसने प्रिस्क्राइब की हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे परफॉर्म होगा। ठीक है, मतलब कहने की बात क्या है कि जो टाइम एंड प्लेस कॉन्ट्रैक्ट में मुकर्रर है, आप उसी पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दें। दूसरा, वे आर नॉट प्रिस्क्राइब बाय द प्रोमिसी, जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी टाइम एंड प्लेस मुकर्रर नहीं है, फिर क्या होगा। फिर पहली चीज तो होगी कि रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम क्या होता है, ऑन अ वर्किंग डे विद इन द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीजनेबल टाइम इन ईच पर्टिकुलर केस, अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, इट डिपेंड्स ईदर ऑन स्पेशल। देखिए जी, देखिए अगर आप किसी चीज की डिलीवरी करवा रहे हैं, आपने प्लेस तो डिसाइड किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक फूड बिजनेस के अंदर हूं, ठीक है, मैं चिकन ऑर्डर कर रहा हूं। ठीक है, मैं चिकन ऑर्डर कर रहा हूं। अब मुझे एक बात बताएं, मैंने उनको प्लेस तो प्रिस्क्राइब करा, मैंने टाइम प्रिस्क्राइब नहीं करा। ठीक है, अगर वो इतवार के दिन डिलीवरी लेकर आ जाए तो ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। वो 6 बजे के बाद डिलीवरी ला रहा है 5 बजे के बाद, ये भी चीज सही नहीं है। क्यों? क्योंकि रीजनेबल टाइम क्या होता है, आप वर्किंग डे विद इन यूजुअल बिजनेस आवर्स किसी के पास जाएं तो ये रीजनेबल टाइम है। सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि टाइम एंड प्लेस प्रिस्क्राइब हुआ हुआ कॉन्ट्रैक्ट में। अगर वो प्रिस्क्राइब नहीं हुआ हुआ तो आप नॉर्मल बिजनेस आवर्स में, यूजुअल बिजनेस आवर्स में, ऑन अ वर्किंग डे किसी के पास जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं किसी को डिलीवरी के लिए ऑर्डर करूं तो जरूरी क्या है कि वो ऑफिस टाइमिंग में आए और वर्किंग डे में आए। संडे के दिन आएगा तो कौन मिलेगा उसको। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरी बात, एट अ प्रॉपर प्लेस एंड गो डाउन और शॉप। अगर प्लेस भी प्रिस्क्राइब नहीं था तो भाई ये प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मुझे किसी शादी में मिल गए, वहीं पे प्रोडक्ट देने लगे कि ये ले यार आपने ऑर्डर करी थी, ये ले लीजिए, या रोड पे राह चलते मिल गए, कह रहे यार वो आपका ऑर्डर रेडी है, ये ले पकड़ ले।
ठीक है, ऐसी चीज ना हो, एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए या गोडाउन, जो भी चीज है। ठीक है, कोई यही होता है कि हम प्लेस वगैरह डिसाइडेड रखते हैं, लेकिन अगर डिसाइड करना भूल गए या नहीं कर सके तो उसको फिर आप प्रॉपर प्लेस लेंगे। ठीक है, कि नॉर्मली तो यही होता है कि आप क्या करते हैं, प्लेस वगैरह डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करते तो आप प्रॉपर प्लेस लेंगे, कोई गोडाउन शॉप लेंगे। ऐसा नहीं कि राह चलते किसी को मिल गया, किसी मीटिंग के बीच में मिल गया, कहीं पे भी घुस गया, ऐसे कोई हरकत नहीं करेंगे। ठीक है, कितना रह गया ये चैप्टर, हो जाएगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड टाइम मतलब मेंशन टाइम। क्या इफेक्ट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को अगर वो आप परफॉर्म करना भूल जाए विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। अच्छा, ये स्टार्ट कराने से पहले मैं, एक लड़की थी तूबा खान, उस उन वो जरा बता दें वो क्या चीज मुझसे पूछ रही थी, क्योंकि हो सकता है जब ये चैप्टर एंड हो तो आपकी क्लास भी एंड हो चुकी हो, तो आप अभी बता दें ताकि मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। चले, नहीं पूछना चाह रही हूँ, बहरहाल चले। वेयर टाइम, अब देखें, अगर स्टिपुलेटेड टाइम में कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता तो आप क्या कहेंगे कि ये बेसिकली क्या चीज है। अगर स्टिपुलेटेड टाइम में कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता तो आप क्या कहेंगे कि उसके इफेक्ट्स क्या आएंगे। पहला, where time is of the essence of contract and there is failure to perform within fixed time and the contract or so much if it remains unperformed becomes voidable at the option of the promisee. He may rescind the contract and sue for the breach. ठीक है जी, कहते हैं कि अगर टाइम जो है वो एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, टाइम बहुत जरूरी था कॉन्ट्रैक्ट में, और अगर वो उस टाइम पे परफॉर्म नहीं हो पाया विद इन फिक्स टाइम, तो ये अब सामने वाली पार्टी के ऑप्शन पे आ जाता है कि ये वॉइडेबल हो जाता है। प्रोमिसी के ऑप्शन पे वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, ठीक है, अब देखें टाइम किस तरह से एसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैं आपको बड़ी बड़ी जर्नल एग्जांपल देता हूं। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑर्डर आया था जो आपको 10 जनवरी को ही डिलीवर करना था अगले को, उस बेस पे आपने पीछे किसी को ऑर्डर दिया कि यार अगर तुम मेरे पास 10 को मॉर्निंग में ले आओ तो डे टाइम में उसको डिलीवर कर दूंगा, अदरवाइज वो चीज मेरे लिए बेकार है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, टाइम जो है वो एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। बिजनेस में अक्सर ऐसा होता है कि आपको अगला ऑर्डर देता है, उस बेस पे आप आगे ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, वो आपको एक डिलीवरी का टाइम देता है। ठीक है, टाइम क्या है, एक एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना। ठीक है, अगर बाद में कोई वो आपको डिलीवर करे, फॉर एग्जाम्पल अब जिसको आपने ऑर्डर दिया वो आपको 11 जन को डिलीवर कर रहा है, सामने वाले ने आपसे कब मांगा था, 10 जन को, तो क्या वो प्रोडक्ट आज आपके काम की है, नहीं है। इस कॉन्ट्रैक्ट को विद इन टाइम परफॉर्म करना बहुत जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे टाइम जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन अगर उसने विद इन टाइम परफॉर्म नहीं करा, तो अब मैं चाहूं तो चलो मैं बोलूं वॉइडेबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट, मेरे ऑप्शन में, चाहूं तो रेसेंड कर दूं, चाहूं तो एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है, बाद में किसी और को भेज देंगे, नहीं। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट का एक स्लो मूविंग आइटम है, कोई और आता ही नहीं है उसको खरीदने, ठीक है, वही शख्स आया था, फिर लाजमी सी बात है यहाँ पे टाइम जो है वो एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कर सकता हूँ। जैसे कि आप मुझे बताएं ना, आपके घर में एक खाने की दावत है, आप डिलीवरी खाने वाले को बोलकर आए जिसने आपको खाना पकाना है कि भाई आप जो है शाम 8 बजे खाना ले आना आज रात, वो आज नहीं वो कल लेकर आए, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? आप वाइड कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट, उल्टा उस पर सूट भी फाइल कर सकते हैं ब्रिज का, अवॉइड कर देंगे, आप कहेंगे अब मैं क्या करूंगा इसका भाई, इसमें तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था, सारे मेहमान तो चले गए, अब तुम किस लिए लेकर आ रहे हो। इसी तरह कंपनी के हवाले से कि
पास कंज्यूमर प्रेफरेंस के ऊपर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर की जाती है, जैसे कि अगर आप मुझे बताएं ना, आपको एक मैकलैरन लेनी है, ठीक है, या मैकलैरन आपको लेनी है, तो मैकलैरन आपको पता है कि इजीली अवेलेबल नहीं है। अगर आप इंपोर्ट भी कराना चाहेंगे किसी कंपनी के पास, ठीक है, तो कंपनी इंपोर्ट करा के अगर कोई पाकिस्तान में देगा तो वो, जैसे कि जान जापान कराची के अंदर बहुत मशहूर है जो इंपोर्टेड कार्स में डील करते हैं, अगर आप उनके पास मैकलैरन के लिए जाएंगे तो वो अवेलेबल नहीं होगी, वो कंज्यूमर डिमांड पे आ रही होगी, ठीक है। तो जब उनके पास आएगी तो वो, आप जब उन्हें ऑर्डर देंगे तो वो अगले को ऑर्डर देंगे। तो अगर आपने कोई टाइमिंग सेट करी हुई थी, ठीक है, वैसे तो इसमें कोई मसला नहीं, आपको बाद में भी मिलेगी तो आप ले लेंगे, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर आपने कोई टाइमिंग सेट करी हुई थी, आपके ऑर्डर पे उन्होंने ऑर्डर कर दिया ना, और उस टाइम पे आपको ऑर्डर नहीं मिला और आप बाद में मना कर दें कि नहीं मैं तो नहीं ले रहा, ठीक है, हालांकि वो आपको लेनी ही पड़ेगी जो भी होगा, ठीक है। तो बात कहने की यही है कि टाइम जो है वो एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है, जैसे कि आपको कोई कंज्यूमर ऑर्डर देता है और कंज्यूमर की प्रेफरेंस के ऊपर आप कोई आगे ऑर्डर प्लेस करते हैं, और वहां पे एक टाइम फिक्स्ड कंज्यूमर देके गया था कि मुझे ये चीज 10th को ही चाहिए, और 10th को आप उसको अवेलेबल ना बना पाए, तो अब सामने वाले की जो प्रोडक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ बुक्स थी, अगर आपको एक कंज्यूमर ने ऑर्डर करी, वो स्लो मूविंग आइटम था, आपने उसको, उसने आपको कहा मुझे 10 जनवरी को डिलीवर करनी है, आपने हर हालत में मुझे 10 जन को दे दिएगा, वरना उसके बाद मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा डिलीवरी, उसने ये बात कह दी आपको, ठीक है। अब आप जो है वो बुक ले जाके दे रहे हैं 11 जन को उसको, तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? वो नहीं करेगा, क्योंकि टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। आपने 11 को क्यों दी? क्योंकि आपको 11 को मिली, ठीक है। तो टाइम यहाँ पे एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, इस वजह से आपको कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा। दूसरा, your time is not the essence of contract. Failure to perform within specified time does not make the contract voidable. It means that in such a case, the promisee cannot rescind the contract and he will have to accept the delayed performance. But he would be entitled to claim compensation from the promiser for any loss caused to him by the delay. The rule is to condition that the promiser should not delay the time. Otherwise, the contract becomes voidable at the option of the promisee. अब अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम जो है वो एसेंस नहीं था, टाइम इतना ज्यादा एसेंस नहीं रखता था, कि एसेंस का मतलब होता है मेन पार्ट, अगर टाइम किसी कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट नहीं था और वहां पे प्रोमिसर जो है उसको फेल हो जाता है परफॉर्म करने में विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, तो यहाँ पे वाइडेबल नहीं कर सकता प्रॉमिसी, वो डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करेगा। हाँ, अगर डिलेड परफॉर्मेंस की वजह से उसको कोई लॉस हुआ है तो वो उससे कंपनसेशन क्लेम करेगा, लेकिन वो डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करेगा हर सूरत। वो अलग बात है कि डिलेड परफॉर्मेंस एक रीजनेबल टाइम में हो, बहुत ज्यादा डिले ना हो जाए। क्लियर है? इंजरी टू पार्टी तो क्या होगा सर? इंजरी, देखो इंजरी टू पार्टी तो क्या होगा सर, मतलब देखो जो भी तुम्हें लॉस होगा ना, इंजरी भी एक तरह से लॉस होती है ना, वो क्लेम करोगे तुम। अगर तुम्हें कोई भी लॉस हो रहा है वो क्लेम करोगे, बस फर्क देखो इतना है, लॉस तो दोनों सूरतों में क्लेम होता है, सूट फॉर ब्रीच तो दोनों सूरतों में फाइल हो जाता है, लेकिन मेन चीज क्या होती है कि अगर टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल कर सकते हो, अगर एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वाइडेबल नहीं कर सकते, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम यहीं तक रखते हैं, टाइम इज द इफेक्ट्स ऑफ फेलियर्स को, फिर यहाँ से लेके हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, और ये चैप्टर इंशाल्लाह ताला एंड हो जाएगा। इसमें अब हमारा सिर्फ और सिर्फ रह गया है, तो वो एक तो एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट रह गया है, जो कि कुछ आसान सी चीज़ है। उसके बाद कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो इसमें लिखे हुए हैं कि अब वो आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा देखिएगा। अच्छा, आप लोग केस स्टडी के हवाले से अगर इधर आएंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ केसेस भी दिए हुए हैं, इनको भी थोड़ा देख लिया करें, क्योंकि ये केसेस जो है बुक से ही लेंगे, इनमें हिंट भी दी हुई होती है, हिंट आप बाद में पढ़िएगा, पहले आप सिर्फ केस पढ़ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा कि आपके ध्यान में क्या आ रहा है, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया होगा एमसीक्यू में, क्योंकि जब मैं टेस्ट दूंगा तो टेस्ट के अंदर केसेस होंगे,
इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इनको भी थोड़ा देख लिया करें। बाकी अगर किसी को कुछ पूछना है तो पीछे से पूछ लें, क्योंकि मैं ऑफ कर दूंगा क्लास यहीं तक। इसको हम रखते हैं, फैक्ट्स ऑफ फेलियर को हम दोबारा दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे। सर इसके बाद कितने चैप्टर्स रहते हैं? इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के देखो 15 चैप्टर हैं, तुम्हारे 9 चैप्टर हो जाएंगे, तो अंदाजा कर लो कितने रहते हैं, 6 चैप्टर रह जाएंगे तुम्हारे। उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट के तकरीबन 8 चैप्टर होंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के 7-8 चैप्टर है, ठीक है। फिर इसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसके 6 चैप्टर हैं तकरीबन। फिर उसके बाद तुम्हारा पेपरा रूल्स है, पेपरा रूल्स में फिर रूल्स भी है, ऑर्डिनेंस भी है। फिर उसके बाद तुम्हारा जो है वो अपना लीगल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। तो काफी बड़ा सिलेबस है बिजनेस लॉ का, लेकिन ये है कि हो जाता है कवर। एमसीक्यूज के अंदर केसेस ज्यादा आते हैं कि कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं यार, मैंने खुद कभी एमसीक्यूज वाला पेपर नहीं दिया। मैंने तो वो वाला पेपर दिया जो नॉर्मल होता है, रिटन पेपर होता था डिस्क्रिप्टिव। तो मैंने तो पेपर दिया ही नहीं, इसलिए नहीं कि एमसीक्यूज में कोई केसेस आते हैं या कॉन्सेप्ट, क्योंकि सबके अलग अलग आते हैं। जी हाँ, मैं एसीए में हूँ, एफसीएम में हूँ बल्कि मैं। लेकिन मेरे टाइम पर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, और जरूरी नहीं है कि जो पेपर मैंने दिया वही पेपर सेम उठ के आपका आ जाएगा। देखिए, मेरे सवाल पूछने का मकसद ये है कि आप सवाल पूछें, वो सवाल पूछें जो कोर्स से लिंक है, अभी जो आपने पढ़ा है अभी। ये नहीं पूछें कितने चैप्टर्स रह जाते हैं उतने रहेगी, और कितने चैप्टर रह जाते हैं इसको पूछने की जरूरत क्या, आपके पास बुक है, आप कंटेंट में देख लें, कंटेंट में देखें, कोर्स आउटलाइन देखें, आप मैच कर लें आपके कितने चैप्टर रह गए, टोटल भी कर लें। टाइम ऑफ पेमेंट को छोड़ दो अभी, इसको हम अगली क्लास में दोबारा डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब वो एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता है, जब वो एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, सॉरी, जब वो एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होता, जब वो एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाता है, अगर आपने फेलियर कर दिया परफॉर्मेंस में। उससे पहले वाला सारा एरिया लॉक करें, जो पढ़ा है वो पूछ लें। यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है आपसे थर्सडे को। अल्लाह हाफिज।